क्लास 9th के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 है सेल। और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। क्लास 9th के बायोलॉजी में जो डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में, तो हम सबसे पहले ये कहेंगे यह इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो सेल ऑर्गेनेल्स है, खुद में यह क्या है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो खुद में हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। कौन रहेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट रहेंगे। दूसरी बात है यहाँ पे यह इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का अगर हम बात करेंगे, यह हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में ही रहते हैं। मींस दैट जितने भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रखने वाले जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं वह सभी इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो हमारा एब्सेंट होते हैं, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो हमारा एब्सेंट होते हैं, तो किसमें एब्सेंट होते हैं? तो इरिथ्रोसाइट्स में होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी जो मैमल्स का, यानी किसका? तो मैमल्स का जो इरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स में हमारे एब्सेंट जो रहेंगे वह कौन रहेंगे? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एब्सेंट रहेंगे। जबकि प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ यह इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में ही रहेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे डिस्कवरी का, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को जो डिस्कवर किया गया था तो कब किए गए थे? तो 1945 में किए गए थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का सबसे पहले डिस्कवरी जो 1945 में किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट फुलमैन के द्वारा किया गया था। यह अर्नेस्ट फुलमैन जो साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व करने का काम किए थे। उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर काफी ज्यादा होता था, जो 2000 से लेके 5000 एक्स तक में भी उनका जो है सो मैग्निफिकेशन पावर रहता था। मींस दैट हम कहेंगे कि अभी का मैग्निफिकेशन पावर जो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप में वह कम होते हैं। दूसरी बात है यह इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो हमारा 3 पार्ट्स को रखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कितने पार्ट्स को रखते हैं? 3 पार्ट्स को रखते हैं। एक जो मेरा सिस्टर्नी होता है, दूसरा ट्यूब्यूल्स होते हैं, और जबकि तीसरा वेसिकल्स होते हैं। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसमें सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो यह सिमिलर होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के ही जैसा सिमिलर में यह इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के भी मेम्ब्रेन होंगे। दूसरी बात कहेंगे तो राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, किसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे? तो राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे बोलेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम कहेंगे यह मेरा पार्ट्स जो सिस्टर्नी कहलाता है, जबकि इस तरह से यह ट्यूबुलर पार्ट्स जो कि ट्यूब्यूल्स कहलाता है, और के इसके नीचे जो स्फेरिकल पार्ट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड वेसिकल्स कहलाते हैं, जो हमारे सेल के सिक्रेटरी प्रोडक्ट को रिमूव डाउन या फिर रिलीज आउट कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। हम कहेंगे यह सिस्टर्नी जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या सिस्टर्नी जो ऐसे होते हैं यह हमारा क्या होते हैं? फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स फैले हुए होते हैं। दूसरी बात कहेंगे तो यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके सिस्टर्नी के सरफेस में हमारा यह मेरा डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स और यह डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो राइबोसोम कहलाता है वह प्रेजेंट करते हैं। मींस दैट हमारे सिस्टर्नी के राइबोसोम का प्रेजेंट होना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की फॉर्मेशंस करने का काम करते हैं, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सिस्टर्नी पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राइबोसोम के फंक्शंस के अलावा, तो राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन का, तो हम कहेंगे यह सेल को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराने में इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेम मतलब चारों तरफ से वह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सेल को इन्वॉल्व जो होते हैं
वो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं एज अ फंक्शनेबल फॉर्म में। इसके अलावा या डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स को एक प्रॉपर पोजीशन भी प्रोवाइड कराने में जो हेल्प करते हैं एज ए फंक्शनेबल फॉर्म में, वो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। मींस दैट ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल ऑर्गेनेल्स को एक प्रॉपर पोजीशन भी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं अपने अपने प्रॉपर प्लेस पे एज अ फंक्शनेबल फॉर्म में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेजर साइट बनेगा हमारे सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, उस तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने में जो इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने का जो काम करते हैं वो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो यह हमारा पॉइजनस सब्सटेंसेस मतलब इस जो ड्रग्स होते हैं यानी मेडिसिन या फिर जो हम कहेंगे पॉइजनस सब्सटेंसेस मतलब जब पॉइजन को अपटेक कर लेने का काम कर दिया जाता है तो उस दौरान पॉइजन को एज अ डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहर को काटने में मतलब टॉक्सिसिटी के रेट को रिड्यूस कराने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। मींस दैट चार टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने में इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करने का काम करते हैं। एक जी फॉर गोल्गी, ई फॉर इंडोप्लाज्मिक, आर फॉर राइबोसोम एंड एल फॉर लाइसोसोम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।